पटेल का विवाह थोड़ा जल्दी उम्र में हुआ, जैसा कि उस दौर में होता था, सबका ही होता था, तो उनका भी हो गया था। बहुत जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सम्मान भी करते थे। उनकी पत्नी को तबीयत खराब हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुंबई लेके गए 1908 में। कामा अस्पताल वहां का अच्छा बड़ा अस्पताल था, वहां उनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवाइयां देंगे, ठीक हो जाएंगी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ दिन दवाइयों पे चलेगा। दवाइयां होने लगी, कुछ ठीक होने लगी। इतने में आनंद से एक जानकारी आई कि उनका एक परिचित, उसके ऊपर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। और उसने कहा कि आप, क्योंकि पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए बैरिस्टर थे, कोई मजाक तो था नहीं, उनकी तूती बोलती थी अपनी वकालत में। मित्र ने कहा कि आप आएंगे तो बच पाऊंगा, वरना तो इस सरकार का इरादा कुछ सही लग नहीं रहा है। तो पत्नी को ठीक स्थिति में देखकर ये कहे कि मैं 2-4 दिन में छुड़ा के आता हूं। आनंद आ गए वापस। संयोग से उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि आज स्थितियां ठीक हैं, सारे जो पैरामीटर से ठीक हैं, आज ही सर्जरी करना ठीक रहेगा। तो सर्जरी कर दी, उनकी एब्सेंस में कर दी। और शाम को तार भेजा कि ऑपरेशन हो गया है, आपकी पत्नी ठीक है। तो इनको भी सुकून था। अगले दिन भी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी उस मुवक्किल को बचाने की। अगले दिन ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी और देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। 33-34 की उम्र थी उस समय सरदार पटेल की, उतनी सी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहां से तार हुआ, तार पहुंचा और ये अदालत में केस लड़ ही रहे हैं। और एक परिचित ने आके उनके हाथ में तार थमा दिया। और उस समय वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तार पढ़ा, तार में लिखा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। लगभग वही स्थिति है। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? कोई भी ये चाहेगा कि फिलहाल मैं यहां से जाऊं, दुख अपना कम करूं, परिवार के साथ बैठूं। और उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरा निजी दुख तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पे हट गया तो वो तो चली गई, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। और 1-2 मिनट का अंतराल, मन ही मन में अपने आप से बातचीत, तार को मोड़ के जेब में रखा, जिरह की, दोस्त को बचाया। और कार्यवाही खत्म होने के बाद दोस्त ने पूछा क्या तार आया था। और तब पहली बार किसी को पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। यूं मुझे लगता है कि पत्नी की मृत्यु पर इतना कोई कैसे निष्ठुर हो सकता है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य सामने हो तो हमें शायद ये हक भी नहीं होता कि हम निजी दुखों को किसी दूसरे के भावी संकट की तुलना में तरजीह दें, ज्यादा महत्व दें। जिसमें अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, सच्चा नेता वही होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए ऐसा होने के लिए। अब ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा व्यक्ति जब स्वाधीनता संग्राम में उतरेगा तो सीधी सी बात है, वो छोटे कद का तो नहीं ही होगा। जो इंग्लैंड से पढ़ के आया हो, जिसको सिगार पीना भी आता हो, और जिसको शाम के समय अंग्रेजों की संगत में होकर कोट पैंट पहन के सिगार पीने और अंग्रेजी बोलने का लहजा भी आता हो, और उसी को अगली सुबह बारडोली के किसानों के साथ आप बैठे हुए देखें, बैलगाड़ी में धोती पहने हुए, एकदम गांव के आदमी की तरह, तो आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति के कितने रूप, कितने चेहरे हो सकते हैं। जो सिगरेट पीने का आदी हो किंतु जेल में जाए और जेल का जेलर, अंग्रेज जेलर कहे कि मैं आपके लिए सिगरेट की व्यवस्था कर दूंगा, और वो कहे आपसे सिगरेट लेने से बेहतर है आज के बाद ना ही पीऊं और जिंदगी भर ना पिए उसके बाद। मतलब वो बड़ी बातें तो दुनिया जानती है, लेकिन जो बातें किसी के किरदार को बनाती हैं,
असली बातें तो वो हैं। और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आजाद हुए, वो तो ठीक है आजाद हुए, पर आजाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आजाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आजाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत जिले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूं। उस समय के भारत में अंग्रेजों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में है, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निजाम कह रहा है कि हम तो आजाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर, कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आजाद होने के मूड में है क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी जमीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि यह काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। जो 19वीं सेंचुरी में इटली में मैजिनी, गैरिबाल्डी और कैवूर ने किया था, जो 19वीं सेंचुरी के अंतिम हिस्से में बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, जर्मन भाषी लोगों को थोड़ा डेनमार्क से लिया, थोड़ा अलग से लिया, थोड़ा प्रशा से बात करके लिया और किसी तरह से जर्मनी को बना दिया जर्मनी। ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था,
और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी,